हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान है इसमें आपका स्वागत है। तो 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 34 लेक्चर 34th लेक्चर ये है। इससे पहले 33 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। ये सीरीज क्या है, जो स्टूडेंट्स पहली बार इसको देख रहे हैं उनको बता दूं कि दिस इज सीरीज फॉर द प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा बोझा सर पे रखते हैं बच्चे करंट अफेयर्स का कि वो फिर आगे की चीजें नहीं कर पाते। तो हमने ये डिसाइड करा है कि आपको 1.5 ईयर करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है, प्रीलिम्स 2025 के रेस्पेक्ट के अंदर, और सारे ही करंट अफेयर्स के अंदर हो जाएंगे कंप्लीट, राइट। कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर ये सीरीज कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। इस बार मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मैं नहीं करूं इस सीरीज को कंप्लीट ना, तो आप आगे से ये सीरीज देखना ही बंद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप ये सीरीज देखना ही नहीं। इस बार मैं आपको गारंटी देता हूं, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अपन कवर करेंगे। आपको क्या करना है, इस सीरीज को शेयर करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। नहीं करोगे तो भी तुमको करंट अफेयर्स तो पूरे प्रोवाइड हम यहाँ पर करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एक हमने प्रीलिम्स करंट अफेयर प्रीलिम्स का स्टैटिक बैच स्टार्ट करा है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, ठीक है। अपना वैल्यूएबल टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना वैल्यूएबल मनी भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो अपने घर वालों की आशा है उस पर भी पानी फेरते जा रहे हैं, राइट। देखो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप सोचो कि एक स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जो भी फेल हो रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीपल टाइम्स, जो भी फेल हो चुके हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल हमने एक बैच स्टार्ट करा है, स्पेशल बैच फॉर द प्रीलिम्स 2025। इट इज वन ऑफ इट्स काइंड बैच। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 9000 एमसीक्यू सॉल्व कराने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे, राइट। इसके साथ साथ हम यहाँ पर सी सेट का बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि कई बच्चे जो है तो प्रीलिम्स सी सेट के कारण नहीं कर पा रहे, तो सी सेट को हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाएंगे जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, राइट। तो हम आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तरह का बैच नहीं चल रहा है, ठीक है। जो बीएससी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। आप नहीं ज्वाइन कर रहे तो किसी और बच्चे को बताओ, उसका भला हो जाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जिसके अंदर पूरा मैंने बताया कि किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। यही बैच, इसके अंदर हम वीडियो लेक्चर्स और ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो होगा सी सेट का क्लास और ऐड कर देंगे, तो ये बैच फ्रेशर्स के लिए हो जाएगा। तो फ्रेशर्स एज वेल एज व्हाट एज वेल एज एडवांस स्टूडेंट्स दोनों के लिए बेंच हमने लॉन्च करा है, जिसके अंदर एडवांस स्टूडेंट्स का अलग से स्ट्रेटेजी है और फ्रेशर्स का अलग से स्ट्रेटेजी है, राइट। एडवांस स्टूडेंट्स की अलग से क्लास होगी, फ्रेशर्स की अलग से क्लास होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, इकोनॉमिक्स कोर्स, इस तरह के मॉड्यूलर कोर्सेज भी हम लॉन्च करते हैं। न्यू इकोनॉमिक कोर्स हमने लॉन्च करा था अभी, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बहुत सारी हम चीजें करवा रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4-5 चीजें इसके अंदर हम करवा रहे हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा ड्राइव का लिंक है। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे ना इस बैच को, तो आपको ये ड्राइव का लिंक हम दे देंगे इकोनॉमिक्स बैच का। अब देखो भाई, अब देखो कमाल। इकोनॉमिक्स बैच के अंदर देखो वीडियो लेक्चर्स है पहले। अभी जैसे इसके अंदर 37 लेक्चर्स हो चुके हैं, 37 लेक्चर्स हम आपको 41 लेक्चर्स हो चुके हैं, सॉरी 41 लेक्चर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा है हर एक को, ठीक है। देखो, टैक्सेशन की 4 क्लासेस, 5, ठीक है। अभी 2-3 क्लासेस और बची हैं इसकी। फाइनेंशियल मार्केट पूरा हमने इसके अंदर पढ़ाया, शेयर मार्केट की 2 क्लासेस। इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराया जा रहा है। बैंकिंग तो एक बार ये स्टार्ट कराइए, बेसिक्स है बैंकिंग का, ठीक है। इसके बाद हम और भी बैंकिंग का पढ़ा रहे हैं, इन सब चीजों के अंदर बैंकिंग आ रहा है, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिकली तरह से कराया गया है। 60 क्लासेस यहाँ पर रहेंगी। इसके साथ साथ डेली क्वेश्चंस भी यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द डेली क्वेश्चंस, कि डेली के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला हुआ तो उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिए भाई साहब, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन करो सॉल्व, आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है वो भी क्लियर हो जाएगा। बच्चे गलती ही करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, बस पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बाद में करेंगे, और फिर तब तक एग्जाम हो जाता है। पीडीएफ हम लेक्चर की पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिटेल के अंदर, और उसमें पीडीएफ देखोगे तो डिटेल्ड पीडीएफ है, जिसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजना, इन सब से बनाया जा रहा है। और वीडियो लेक्चर तो बता दिया। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ऑल्सो देयर, टेस्ट सीरीज भी है, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन जो है वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना। टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमने वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, राइट। और अब मतलब वीडियो सॉल्यूशन भी है, और अब जैसे 2-3 टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन दे दिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको सॉल्यूशन पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली दे दिया करेंगे। आपको पता चल गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये इसके बाद है ना। अब यहाँ पर देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। डेली क्वेश्चन से अगर मान लो ये 60 लेक्चर्स होते हैं, जो कम से कम चलेंगे 60 लेक्चर, तो 60 इंटू 5 कर लो आप, 5 समझो, ठीक है। 5 क्वेश्चन समझो डेली के, ठीक है। 60 इंटू 5 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन के बाद फिर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अंदर मैं यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन देता हूँ। 25 क्वेश्चन मतलब आपके टेस्ट कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 10 टेस्ट होंगे, 250 क्वेश्चन, ये 300 क्वेश्चन, 550 क्वेश्चन आपने
आपने इसके अंदर इकोनॉमिक्स में सॉल्व कर ली, फिर क्या रह जाएगा ये बताओ, ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको समझनी पड़ती है। तो अधिष्ठान आईएएस आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, डिटेल तो मैंने आपको बताई दी। आइए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रेस्पा लेक। प्रेस्पा लेक तुम क्या हो, हमको तुमको समझना है, बिकॉज ये न्यूज के अंदर आ सकती है, मरने वाली है अभी, है ना। तो प्रेस्पा अभी मरने वाली है, तो उसको हम मरने से पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर आप देखो लिटिल प्रेस्पा लिखा हुआ है। अच्छा सर, लिटिल मतलब छोटी वाली प्रेस्पा, ठीक है। तो दो तरह की प्रेप्सा हो गई, ठीक है, एक तो लिटिल हो गई, राइट, और दूसरी ग्रेट हो गई। ग्रेट प्रेप्स, अच्छा दो भाई थे, ग्रेट प्रेप्सा और लिटिल प्रेप्सा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ये मरने वाली है, इसलिए देखो कितनी ब्यूटीफुल सी लेक है, पर इसके क्योंकि रिस्टोरेशन का काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये मरने वाली है, राइट। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ओल्डेस्ट टेक्टोनिक लेक, टेक्टोनिक लेक समझ रहे हैं कि ये थी तुम्हारी धरती, ठीक है, इस तरह की धरती थी, बीच में से उठा भूकंप, ठीक है, भूकंप को धरती की चीर के रख दिया, ठीक है, और ये पूरा ऐसे चीर दी धरती, ठीक है। और इसके बीच में अगर आप देखेंगे, इसके बीच में फिर गड्ढा रह गया, गड्ढे में पानी भर गया, गड्ढे में पानी भर गया, तो दैट इज नोन एज टेक्टोनिक लेक। इसी तरह से एक होती क्रेटर लेक। क्रेटर लेक का तो और भी तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ऊपर से गिरा उल्का पिंड, क्या गिरा, उल्का पिंड, उल्का पिंड यहाँ पे गिरा, यहाँ पे हो गया गड्ढा, और गड्ढा हो गया तो यहाँ पर फिर पानी भर जाएगा, ठीक है, और पानी भर जाएगा तो ये लेक बन जाएगी, राइट, है ना। तो कहीं से भी कैसे देख, टेक्टोनिक लेक समझ में आ गया। टेक्टोनिक लेक का मतलब क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं धरती के अंदर, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो इधर उधर भागती है। जैसे पूरा मान लीजिए एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, इस साइड जा रही है, दूसरी टेक्टोनिक प्लेट इस साइड जा रही है, दोनों खींच रहे हैं, तो धरती बोलती है ले मैं मेरे को चीर के रख दिया तुमने, ठीक है, चीर दिया तो ये बीच में गड्ढा बन गया, गड्ढे के अंदर पानी भर गया, ठीक है, दैट इज नोन एज टेक्टोनिक लेक। क्रेटर लेक मैंने आपको बता दिया, गड्ढा बन गया, उल्का पिंड से गिरने। अब ये मेरे को आप बताओगे कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र बोल रहे हैं पूरा का पूरा महाराष्ट्र ले लिया आपने, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर एक क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक है, उसका नाम क्या है, बिना देखे बताना, देखते हैं कितने बच्चों का आता है, क्रेटर लेक का नाम क्या है, राइट। चलो भाई तो ये देखते हैं, ओल्डेस्ट टेक्टोनिक लेक है यूरोप के अंदर, एंड आल्सो हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक ऑन द बाल्कन पेनिनसुला। तो पहले तो ये देख लो, सबसे पुरानी लेक है यूरोप के अंदर, और हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक, सबसे ऊंचाई पे टेक्टोनिक लेक है बाल्कन पेनिनसुला के अंदर। इट लाइट्स एट द जंक्शन ऑफ थ्री मेजर जियोलॉजिकल मासेस। जियोलॉजिकल मासेस मतलब जो पुराने समय पे बनी हुई जो चीजें है ना, दैट इज नोन एज जियोलॉजिकल मासेस, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बिलियंस ऑफ ईयर अगो, इसके अंदर जो बनी होती है, राइट। तो यहाँ पर देखो तीन चीजें हैं, यहाँ देखो, ये देखो अल्बानिया, ग्रीस और मैसिडोना, ठीक है। एक तो पहले ये देख लो, अल्बानिया, ग्रीस और मैसिडोना के बीच में ये लेक है ना, तीनों के अंदर आती है, राइट, प्रेप्सा लेक, राइट। तो यहाँ पर देखो नेशनल प्रेस्पा पार्क है, ये प्रेस्पा लेक है, ठीक है, ये छोटी वाली है, ये बड़ी वाली है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर एक देखें तो प्रेस्पा लेक तीनों के अंदर आ रही है, टोटल प्रेस्पा लेक अगर हम देखें तो मैसिडोनिया, ग्रीस और अल्बानिया के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आप इसके अंदर देखो, चलो ग्रेनाइट मैसिव ऑफ द ईस्ट, ठीक है, कास्टिक मासिव बिलोंगिंग टू गैलिशिया ऑफ द वेस्ट ऑन द वेस्ट एंड सुवागोरा ऑन द साउथ, ठीक है। ये जो तीन चीजें है ना, मासिव, जियोलॉजिकल मासिव जो पुराने समय के अंदर बने, ठीक है। तो ग्रेनाइट मासिव ऑन द ईस्ट, ईस्ट के अंदर, उसके अंदर ग्रेनाइट मासिव है, मतलब बहुत ओल्ड रॉक थे, ओल्ड रॉक थे। कास्टिक मासिव, कास्टिक मासिव मतलब कि ऐसे मासिव जो कि किससे बने हुए हैं, लाइमस्टोन से बने हुए हैं, लाइमस्टोन से बनी हुई रॉक्स, ठीक है, इस तरह की रॉक्स, ये वाली, ये जैसे लाइमस्टोन से बनी हुई रॉक्स है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेनाइट मासिव, ग्रेनाइट मासिव ईस्ट के अंदर, इसके अंदर ग्रेनाइट मासिव है, ठीक है, अगर आप देखेंगे। और वेस्ट के अंदर अगर हम देखें, कास्टिक मासिव है, कास्टिक मासिव वेस्ट के अंदर है, ठीक है। एंड सुवागोरा, सुवागोरा जो जियोलॉजिकल मास है, सुवागोरा, ठीक है, वो क्या है, साउथ के अंदर है। आई होप दिस इज क्लियर। तो तीनों से घिरा हुआ है, तो उसके अंदर कितना ओल्ड होगा, कितना पुराना होगा, ये समझो, है ना। ये होता है बिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले जो बना होता है, जैसे ओल्डेस्ट पैलियोजोलिक फॉर्म की रॉक जो है ना, वो यहाँ पर मिलती है, ठीक है। टू सेडिमेंट्स बिलोंगिंग टू द यंग न्यूजीना एरिया इरा, ठीक है, न्यूजीना एरिया के अंदर जो होता है, जैसे ये होगा 400 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, कौन सा, पैलियोजेनिक, ठीक है, पैलियोजेनिक, जोइक, सॉरी पॉलीजोइक, राइट। 400 मिलियन ईयर अगो, 500 मिलियन ईयर अगो, इसके आसपास का होगा ये, ठीक है। और ये होगा 5 मिलियन ईयर अगो, न्यू जिनिक, ठीक है, न्यू जिनी एरिया, राइट। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो भी रॉक्स बनी है, वो सारी की सारी रॉक्स यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये एरिया, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि लेक दो तरह की होती है, एक तो छोटा भाई, एक बड़ा भाई। बड़े भाई को ग्रेट प्रेस्पा लेक कह रहे हैं, इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द अल्बानिया, ग्रीस एंड नॉर्थ मैसिडोना, ठीक है, नॉर्थ मैसिडोना। तो अपन को, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये है बड़ा भाई,
ठीक है, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, ठीक है। इसको लिटिल बोल दो, इसको ग्रेट बोल दो, इसको स्मॉल बोल दो, इसको ग्रेट बोल दो, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, पर ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। ये छोटा है, ये वाला छोटा है, और ये बड़ा है। तो बड़े को अगर हम देखें तो बड़ा भाई अगर देखें, ये पूरा लेक जो है वो किस किस के बीच में, मैसिडोना, अल्बेनिया और ग्रीस, इन 3 कंट्रीज से ये कर रहा है। और स्मॉल लेक जो है वो ग्रीस के अंदर है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ठीक है। तो ग्रेट पेप्सा लेकर जाए तो किसकी लोकेटेड है, किस बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, अल्बेनिया, ग्रीस और नॉर्थ मैसिडोना। और छोटा अगर आ जाए प्रेस्पा लेक तो वो ग्रीस के अंदर है, ठीक है। इतना क्लियर है ना? तो इट इज मेड अप ऑफ द ग्रेट प्रेस्पा लेक, ठीक है, एंड स्मॉल प्रेस्पा लेक। दोनों जो प्रेस्पा लेक है उसके अंदर दोनों आती है, ग्रेट प्रेस्पा और स्मॉल प्रेस्पा, ठीक है, प्रेस्पा प्रेस्पा। The majority of Little Prespa Lake, also known as Small Lake Prespa, sits in the Greek territory with just its southern tip crossing into Albania. Southern tip जो है वो क्या है, अल्बेनिया के अंदर आ रहा है, बाकी सब कुछ इसके अंदर ही है, ठीक है, ग्रीस के अंदर है। तो अब ये देखो, ये छोटी लेक और ये बड़ी लेक है ना। बड़ी लेक है ना, बड़ा भाई है, तो 3 जनों से, मैसिडोना, अल्बेनिया और ग्रीस, इनसे रिलेशनशिप है इसका, ठीक है। इसका छोटी वाली का ग्रीस और अल्बेनिया से, राइट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, राइट। और इन लेक्स के अंदर बहुत पुराने पुराने पत्थर भाटे मिलते हैं, राइट। राइजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग माइल्ड विंटर विद लिटिल स्नोफॉल एंड स्कैर्सिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन हैव बैटर्ड द लेक, ठीक है। इसके कारण लेक को दिक्कत होगी। लिटिल वाली तो कह रही है भैया मैं तो नहीं रह पाऊंगी, मैं तो बड़े भैया मैं तो निकल रही हूँ, ठीक है। निकल रही हूँ मतलब इसका ये ड्राई होने की कगार के ऊपर है, राइट। चलो भाई, नेक्स्ट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। सर हमको पता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में क्या क्या है, ठीक है। क्या सर, हमने पहले पढ़ रखा है, क्या क्या है सर इसके अंदर? दिस इज ए ग्रुप, एक ग्रुप है जिसके अंदर है ना बहुत सारे लोग हैं। जैसे कौन कौन है? इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव्स है, ठीक है। और सर एक और आपने पिछली साल हमको करंट अफेयर पढ़ाया था, जो है इसका एक और मेंबर आ गया था, ठीक है। एक मेंबर कौन आ गया था इसका, ठीक है, मॉरिशस और आ गया था सर इसके अंदर, मॉरिशस। अच्छा, मॉरिशस और आ गया था। अब मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक और आ गया भाई। कौन? बांग्लादेश। ओके सर, मतलब इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश, अब ये 5 हो गए। और सेशल्स जो था ना, सेशल्स वो इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। थोड़े दिनों में अगली साल जब करंट अफेयर पढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो उसके अंदर ये 5वां भी आ जाएगा शायद, राइट, छठा भी आ जाएगा, सॉरी। तो ये ग्रुप जो था, 3 ग्रुप था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ना, 3 लोगों का ग्रुप था, इंडिया का, श्रीलंका का और मालदीव का। अब इसके अंदर मॉरिशस भी आ गया और भाई साहब बांग्लादेश भी इसके अंदर आ गया। तो अब ये 5 का ग्रुप बन गया, राइट। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज फॉर्म्ड इन 2011 एज ए ट्राइलेटरल maritime security grouping of India, Sri Lanka and Maldives. The roadmap of the activities were later expanded with Mauritius joining as a 4th member. अब बांग्लादेश का 5th member बन गया और सेशल्स का भी एक तरह से ऑब्जर्वर कंट्री है, राइट। अब ये क्या है, ये सारी कंट्रीज अगर आप देखोगे भाई, भारत ये रहा, श्रीलंका ये रहा, ठीक है, बांग्लादेश ये रहा, मॉरिशस, ठीक है, और यहाँ पर और मॉरिशस के बाद और कौन है, ये हो गया मालदीव्स, राइट। मालदीव्स ऐसे देख लो, ये मालदीव्स हो गए। तो ये सारे के सारे एक ही जगह पर लोकेटेड है, एक ही ओशन के अंदर है, दैट इज नोन एज इंडियन ओशन रीजन। तो इसके से ही रिलेटेड, ये इंडियन ओशन रीजन से ही रिलेटेड है। और इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव है उससे रिलेटेड। सर एक बात बताओ आपको, सबसे तगड़ा खतरा बताओ इंडियन ओशन में कौन है? राज की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या क्या बात बता रहा हूँ कि सर इसके अंदर है ना, सबसे बड़ा खतरा हमारा है चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए तो नहीं बना है भाई, इंडिया का तो यही पर्सपेक्टिव है कि चाइना का ज्यादा से ज्यादा इंडियन ओशन रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस ना हो, बिकॉज इट इज ए सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट है एक तरह से इंडियन ओशन रीजन के अंदर, राइट। जैसे उसने साउथ चाइना सी के अंदर करा है ना, वैसे ही वो इंडियन ओशन के अंदर भी करना चाहता है। अब समझ लो आप कितना खतरनाक है, ठीक है। एक सेकंड रुको, देख लो भाई, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। एक बार मैंने पूरा वीडियो बना दिया, बाद में पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर मैं सोचा यार आज इतना अच्छा कैसे बन रहा है वीडियो, है ना, मतलब इतनी एनर्जेटिक में कैसे पढ़ा रहा हूँ। बाद में सारी एनर्जी डाउन हो गई जब मैंने देखा वीडियो में। और वो वीडियो भी था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ा रहा था उसके अंदर। चलो खैर, कॉन्क्लेव अंडरलाइन सबसे डर बैठ गया है कि ना भाई रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, बिकॉज रिकॉर्डेड करने पड़ रहे हैं। बिकॉज देखो अभी बजे सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं, ठीक है, और अभी ट्रेन है मेरी 7:30 बजे घर से निकलना है। अब अगर ऐसे नहीं बनाऊँ ना मैं वीडियोस, ठीक है, तो फिर वीडियोस बने ही नहीं। अब मैं ऐसा रहता कि भाई सुबह उठता और सुबह उठकर मैं ऐसे कर रहा होता कि भाई
कल ही बना लेगा, आज तो ट्रेन है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हैं। ऐसे फिर वीडियो बनी ही नहीं, इतना बिजी शेड्यूल यहाँ पर हो जाता है। बिजी शेड्यूल इसलिए हो रहा है क्योंकि उस प्रीलिम्स वाले बैच के अंदर हम कम से कम 5 घंटे देना है रोज के। भाई 9,000 क्वेश्चन बनाने कोई मामूली बात है क्या? 9,000 क्वेश्चन, ठीक है, और उनको सॉल्व कराना, उनको किस तरह से हम करेंगे, राइट। तो खैर इट एम्स टू मेक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीन पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटीज टू द रीजन, ठीक है। अब देखो भाई, ये सब चीजें इसके अंदर है कि हम मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और ये सब चीजें, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर अगर हम देखेंगे इसका सेक्रेटरीट सचिवालय जो है वो कोलंबो के अंदर है। कोलंबो कहाँ है भाई साहब? श्रीलंका में, ठीक है। इट इज अ परमानेंट सेक्रेटरीट बेस्ड इन कोलंबो टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एंड इंप्लीमेंट डिसीजन, ठीक है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। क्या है ये पहली बार इन्वोक करा गया इंडिकेट्स एज इजराइल अटैक्स गाजा। इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक करा था ना जब दिसंबर के अंदर, ठीक है, तब ये इसको इन्वोक करा गया था, ठीक है। ये क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरियस, ठीक है। ये जो है इनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। रात को जैसे इनको सपना आता है ना, तो ये सुबह उठकर आर्टिकल 90 की देश के अंदर बहुत मतलब दुनिया के अंदर बहुत कुछ तबाही मचने वाली है, ठीक है, तो ये सुबह उठ के आर्टिकल 99 इन्वोक कर सकते हैं। क्या बात करो सर, सपने के ऊपर। मतलब जब भी इनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है वर्ल्ड के अंदर जिससे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस जो है वो क्या है, वो खतरे में है, तो ये सुबह उठ के आर्टिकल 99 जो है यूनाइटेड नेशन का, ये क्या कर देते हैं, ये इन्वोक कर देते हैं, जिसके अंदर इनके अनुसार सेक्रेटरी जनरल की डिस्क्रिशनरी पावर है। बच्चों ये ध्यान रखना, इनके अनुसार इनको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, क्यों? मैं सिक्योरिटी काउंसिल को बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एनी मैटर विच इन हिज ओपिनियन मे थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस, तो दैट इज नोन एज आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। मतलब एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है जिसके अंदर ये सेक्रेटरी जनरल इस तरह से बता दें। तो सेक्रेटरी जनरल ने किस तरह से बता, देखो, आई एम राइटिंग अंडर आर्टिकल 99 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अ मैटर विच इन माय ओपिनियन, जिससे मेरे को नींद नहीं आई रातों को, मे एग्रीवेट द एग्जिस्टिंग थ्रेट्स टू मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ऐसा हमको आर्टिकल 99 के अंदर बोला जाता है, राइट। तो आर्टिकल 99 एक डिस्क्रिशनरी पावर है, किसके पास? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के पास, जिसके अंदर उसको लगता है कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर समस्या ऐसी है कि सिक्योरिटी काउंसिल को बोलना पड़ेगा। और इसके अंदर जैसे आर्टिकल 99 इन्वोक होता है तो आर्टिकल 99 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, राइट। यहाँ पर देखो, आर्टिकल 99 इज ए प्रोविजन विद इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर सर्विंग एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 99 इज कंसिडर्ड डिस्क्रिशनरी अलोंग Secretary General to highlight critical issues and it requires Security Council's attention when invoked. According to United Nations, the President of Security Council is under obligation to call a meeting of the security if the Secretary General bring to attention of the Council any matter under the Article 99. ठीक है, I hope this is clear to everyone. यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट इज रैंप। सर रैंप तो हमारे घर के बाहर बना हुआ है, ठीक है। क्यों बना हुआ है? उस पर चढ़ने के लिए बना हुआ है सर रैंप, ठीक है। रैंप से चढ़ते हैं फिर जाके हम घर के गेट के अंदर घुसते हैं, राइट। रैंप सर हमने कई जगह देखा है, ये इसलिए भी बनाया जाता है कि फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं वो व्हील चेयर पे चलते हैं तो उनको सीढ़ी नहीं होती उनके लिए, उन सीढ़ियों पे नहीं चल पाते, ठीक है। तो रैंप से वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाते हैं अपनी, राइट। अब यहाँ पर रैंप क्यों पढ़ा रहा हूँ सर आपको, आप हमें, तो यहाँ पर रैंप में कुछ और तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक तरह से जिनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। सर एमएसएमई की बात करो, यस, तो साफ साफ बोलिए ना, एमएसएमई को रैंप की जरूरत है, ठीक है। रैंप से वो ऊपर आराम से चढ़ सकता है, तो एमएसएमई को एक तरह से असिस्टेंस की जरूरत है, ठीक है। और दिस असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द स्कीम रैंप रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई क्या है सर? एमएसएमई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जिसके अंदर गरीबों की इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि बहुत ही गरीब आदमी जो है ना वो खोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई इंडस्ट्री खोली, तो लघु उद्योग जो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको आपके पास पैसा नहीं तो छोटी इंडस्ट्री खोली। एक तो अंबानी टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एक एमएसएमई टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। छोटी इंडस्ट्री जिसमें गरीब लोग काम करते हैं, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ये, ठीक है। ये बहुत सारे कॉमन लोग जो होते हैं, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं या फिर गरीब लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर बहुत रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की, फाइनेंशियल हेल्प की,
और इनकी बहुत सारी समस्याएं, इन समस्याओं को सॉल्व करते हुए रैंप नाम की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाई, रैंप नाम की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो रैंप रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम, द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम रेजिंग। अभी न्यूज में क्या है देखो, 2024 की न्यूज है, अगस्त की, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको थोड़ा फंडिंग वंडिंग इसके अंदर दे देंगे रैंप स्कीम को, ठीक है। तो रैंप स्कीम को सपोर्ट कर रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, वॉज लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 30 जून 2022 को ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, इंप्लीमेंटेड बाय द एमएसएमई, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर ही दे रखा है एमएसएमई ओवर द पीरियड ऑफ 2022-23 से लेकर 26-27। पीआईबी न्यूज होते हैं ना, उसके अंदर न्यूज के साथ साथ हमारा आईएएस का मटेरियल भी दे देता है, इसलिए पीआईबी न्यूज पढ़ना चाहिए आपको, पर आपको तो नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? बिकॉज पीआईबी न्यूज जनरली जो होते हैं प्रीलिम्स का ही करंट अफेयर्स कवर करती है, ठीक है, मेंस का नहीं करती। मेंस के लिए एडिटोरियल अपन को पढ़ने पड़ते हैं। अभी हम यहाँ पे प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, हाँ सर। तो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना सब कुछ, तो आपको अभी अभी पीआईबी न्यूज नहीं पढ़नी है, इसको मैं देखकर आराम से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। द स्कीम्स एम्स टू स्केल अप द इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी कवरेज ऑफ एमएसएमई विद इम्पैक्ट एनाउंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एमएसएमई स्कीम्स। जो भी एमएसएमई स्कीम्स है उसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए ये स्कीम्स बनाई गई है, रैंप स्कीम बनाई गई है, राइट। और भी इसके अंदर काफी चीजें हैं। रैंप रिजल्ट बेस्ड फंडिंग फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है, फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। रैंप जो है, जो अच्छा काम करोगे, अगर रैंप स्कीम के अंदर अच्छा काम होगा तो आपको वर्ल्ड बैंक जो होगा वो क्या करेगा, वो आपको पैसा देगा, ठीक है। तो रिजल्ट बेस्ड फंडिंग है, वर्ल्ड बैंक इसके अंदर प्रोवाइड करता है। सिंस इट्स लॉन्च, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज क्लेम्ड रिम्बर्समेंट ऑफ 46% ऑफ टोटल वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस। जो भी वर्ल्ड बैंक ने असिस्टेंस दी थी उसको 46% हमने वापस उसको लौटा दिया है। रैम टारगेट टू बेनिफिट 5.5 लाख एमएसएमईज ड्यूरिंग 5 ईयर इंप्लीमेंटेशन प्लान। तो 5 साल के लिए रैम बनाया गया है एमएसएमईज के लिए, ठीक है, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प कर रहा है, फंडिंग दे रहा है, और दैट फंडिंग इज परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग, और हम उसको लौटा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके रखे हैं, 46% तो हमने उसको लौटा दिया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, राइट। तो यहाँ पर देखो, है ना। तो रैंप स्कीम के अंदर हम देखें तो एमएसएमई की प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए विल प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू द फाइनेंस एंड वर्किंग कैपिटल फॉर एमएसएमई बाय स्ट्रेंथनिंग द रिसीवेबल्स फाइनेंशियल मार्केट एंड स्केल अप द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट। सर एक भी चीज समझ में नहीं है, पता है क्या है, एक भी चीज समझ में नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। देखो बच्चों, एमएसएमई है ना, दे आर द एंसिलरी यूनिट्स। एंसिलरी यूनिट्स मतलब जो कि एक तरह से प्रोवाइड करती है, एंसिलरी यूनिट मतलब एक तरह से प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है बड़ी इंडस्ट्रीज को, लार्ज इंडस्ट्रीज को। तो ये क्या है, एक तरह से एंसिलरी यूनिट्स हैं जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज को बड़ी चीजें प्रोवाइड करती है ना, हाँ, लार्ज इंडस्ट्रीज को। अब यहाँ पर देखो एमएसएमई के अंदर अगर मान लो, जैसे एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, ठीक है, एमएसएमई और ये लार्ज इंडस्ट्री, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे ना बच्चों, इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ जल्दी से। एमएसएमई के अंदर क्या होगा, जैसे ये छोटी छोटी कोई ये कार बना रही है बड़ी, ठीक है, और ये छोटा छोटा इसके अंदर कोई व्हील व्हील या फिर उसके अंदर बुलेट बुलेट बोल्ट वोल्ट बना रहा है, ठीक है, बोल्ट और ये सब चीजें बना रहा है, ये एमएसएमई हो गई, राइट। अब इस एमएसएमई ने कहा इससे कि भाई साहब पैसे दो, उसने बोला कार बिकेगी जब जाके पैसे दूंगा, है ना। इसने इसको मटेरियल दे दिया, अभी इसको पैसे नहीं मिले, 100 रुपए चाहिए थे, इसको 100 रुपए मिले नहीं। अब इसने कहा यार ये पैसे नहीं दे रहा, इसकी कार बिक गई, उसके पास भी नहीं दे रहा, बाद भी नहीं दे रहा, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कुछ होना चाहिए एमएसएमई के पास, बिकॉज उनकी वॉइस जो है दैट इज वेरी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वॉइस स्ट्रॉन्ग नहीं है इनकी, तो इनको लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो एमएसएमई को बिल दिया जाता है, जैसे बिल दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ये बड़ी इंडस्ट्री ने, लार्ज इंडस्ट्री ने बिल दे दिया, और बिल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि भाई अभी तक पैसे नहीं दिए, पैसे आपको इस डेट को दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, ठीक है, 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। तो इसके ऊपर लोन मिल सकता है एमएसएमई को, ये लेकर जाएंगे बैंक के पास, बैंक इसको लोन दे देगा, ठीक है। मान लो 95 रुपीज का लोन दे दिया और बैंक ने कहा तू चिंता मत करे, मैं निकलवा लूंगा इससे, मेरे को क्योंकि मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल है तेरा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पैसा निकलवा लूंगा इस बंदे से, ठीक है। तो चलो इसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME की मिनिस्ट्री के अंदर such efforts are expected to improve the cost, effectiveness, quality, accessibility, impact and outreach of such schemes, ठीक है। The scheme aims to scale up the implementation capacity and coverage of MSME in the states with impact announcement of the existing MSME scheme। जो भी existing MSME scheme है उनका impact announcement के द्वारा यहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। जो भी existing MSME scheme है ना भाई, उनका अच्छे से impact पड़े, ठीक है, तो उसके लिए स्कीम लगाई गई है, राइट। एमएसएमई शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। अच्छा ये समझ में आ गया ना,
कि बेटर एक्सेस टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल ऑफ एमएसएमई, ठीक है, बाय स्ट्रेंथनिंग रिसीवेबल फाइनेंशियल मार्केट। तो ट्रेड रिसीवेबल इसकी कोई खरीद ले, ठीक है, जिससे कि इसको 100 रुपीज की जगह 100 रुपीज मिल जाए, ठीक है, 100 रुपीज जो उसके पेंडिंग है वो इससे निकाल लेगा। ये थोड़ा सा 5 रुपए मान लो इसने रख लिया अपना ट्रेड रिसीवेबल्स को से क्या करना, इससे ट्रेड रिसीवेबल्स से इसके अंदर पैसा ले लेगा ये 100 रुपीज बड़ी इंडस्ट्री से, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है अंडर प्रेशर, इस तरह से होता है चीजें। तो देखो छूटे ही छूट जाएगी ट्रेन, ऐसे सोच लिया करो। अब फेल होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। ये देखो, ये है एमएसएमई, ये है लार्ज इंडस्ट्री, ठीक है, और ये है अपना बैंक। एमएसएमई ने इसको दिए बोल्ट्स, कितने ये 100 रुपए के। इसने कहा भैया जब मेरी कार बिक जाएगी ना तब जाकर तुमको बोल्ट दे देंगे वापस, ठीक है, बोल्ट के पैसे दे देंगे, 100 रुपए दे देंगे। एमएसएमई ने कहा तो तुम हमको ट्रेड रिसीवेबल्स दे दो। ट्रेड रिसीवेबल में लिखा है कि मेरे को इस एमएसएमई को 100 रुपीज देना है आफ्टर 2 मंथ्स। ये ले जाते हैं बैंक के पास। बैंक कहता है कि क्या हुआ भाई, ये कैसे ले आया तू? ये बोलता है साहब मेरे को लोन दे दो। कितने का लोन दे? 100 का तो तुम देखो नहीं, कुछ कमीशन तुम मेरे को 95 रुपीज मेरे को लोन में दे दो, ठीक है, और ये आप एक तरह से कोलेटरल रख लो। तो बैंक इसको लोन दे देता है, तो इसका काम चल गया ना। इसको अब 2 महीने बाद पैसा मिलता है, इससे बढ़िया भी पैसा मिल गया। तो दिस इज नोन एज रिसीवेबल मार्केट। ये जो हुआ ना ये मार्केट, ये रिसीवेबल को उसने बेच दिया, दिस इज नोन एज रिसीवेबल मार्केट, ठीक है। तो बेटर एक्सेस टू फाइनेंस एंड वर्किंग कैपिटल फॉर एमएसएमई बाय स्ट्रेंथनिंग द रिसीवेबल फाइनेंसिंग मार्केट एंड स्केल अप ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। चल, तो एमएसएमई शुड हैव ए वैलिड उद्योग आधार नंबर, यूएएन होना चाहिए। एमएसएमई शुड बी रजिस्टर्ड अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक है। बेनिफिट्स, ये सब बेनिफिट्स होगा। चैलेंजेस इन द एमएसएमई सेक्टर्स और ये सब चीजें हो जाएगा, राइट। ये बैलेंस, ये एक बार बेनिफिट्स आप पढ़ लें, ठीक है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अशर इन लार्ज फॉर्मलाइजेशन, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट टू द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ऐसे पूछा जाए कि भाई ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान की कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, इससे रिलेटेड है क्या? तो हाँ भाई ये पूरा है, राइट। इसके अंदर और भी सब स्कीम है। फर्स्ट स्कीम जो है जैसे एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, इसके अंदर ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम इंटेंड टू हेल्प एमएसएमई अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे इसलिए इसको इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, मतलब कि कोई भी ग्रीन इनिशिएटिव आप ले रहे हैं और आप एमएसएमई हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, और पैसे के अंदर कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा। मान लो 10% पे आपको पैसा मिला तो 5% गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, 5% आप दो, ठीक है, बढ़िया मजे मजे। एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इसको दे दे, तू लोन दे दे इसको, ऐसे ग्रीन के लिए काम कर रहा है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो लोन दे दे। अगर ये नहीं चुकाएगा तो आई विल, मैं चुकाऊंगा, ठीक है। सेकंड स्कीम द एमएसएमई स्कीम फॉर प्रमोशन एंड द इन्वेस्टमेंट इन द सर्कुलर इकोनॉमी। अगर आप सर्कुलर इकोनॉमी में कर रहे हो तो इसके अंदर आपको क्या कराया जाएगा? क्रेडिट सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी एंड विल लीड टू रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ एमएसएमई सेक्टर टुवर्ड्स द जीरो इमिशन बाय 2070। थर्ड स्कीम है एमएसएमई ऑन द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये तो मैंने आपको समझाई दी। तो ये सब स्कीम्स के अंदर है। अब नेक्स्ट इज पोलर बियर, पर इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। ये लेक्चर जो होगा मंडे को अपलोड करा जाएगा, ठीक है, दिस विल बी अपलोडेड ऑन मंडे। आज सैटरडे है जब मैं इस लेक्चर को बना रहा हूँ, और आज के दिन आपका एक मैराथन सेशन भी हमने रखा है, ठीक है, क्योंकि आज दशहरा है, ठीक है, तो मैराथन सेशन रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि आपका दशहरा मेरे को खराब करना है। तो शाम को रखा है मैंने 5 बजे, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आप मंडे के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।